स्वागत है। आज हम वो कार्यस्थल सुरक्षा के विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, खास तौर पर अमेरिका की जो संस्था है ओशा, उसके नजरिए से। हमारे पास जो नोट्स हैं, ओशा कार्यस्थल सुरक्षा का अर्थ और मानक, उन्हीं से हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है ओशा के जो मुख्य विचार हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको समझना, बिना ज्यादा तकनीकी बारीकियों में जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना कि इतनी बड़ी संस्था सुरक्षा को कैसे देखती है, कैसे लागू करती है, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा नोट्स में भी लिखा है, कि ओशा सुरक्षा को ना किसी एक लाइन में डिफाइन नहीं करता। सही कहा, कोई एक परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ये परिभाषा जैसे उनके नियमों में, उनकी पूरी सोच में वो रची बसी हुई है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है? नोट्स हमें ले जाते हैं 1970 के ओशा एक्ट पर। उसमें एक सामान्य कर्तव्य खंड है, जनरल ड्यूटी क्लॉज, धारा 5A1। ये कहती है कि हर एम्प्लॉयर की, नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो कर्मचारियों को ऐसा काम और काम करने की जगह दे हाँ, जो ज्ञात खतरों से मुक्त हो। ऐसे खतरे जिनसे मौत या कोई गंभीर चोट लगने की संभावना हो। यहाँ ये ज्ञात खतरे वाली बात थोड़ी सोचने वाली है ना? इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। हाँ, ये बहुत बहुत अहम नुकता है। ज्ञात खतरे यानी रिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड्स। इसका मतलब उन खतरों से है जो या तो उस इंडस्ट्री में आमतौर में जाने जाते हैं, अच्छा। या जिनके बारे में वो नियोक्ता, वो एम्प्लॉयर खुद जानता है, या फिर वो इतने साफ हैं, इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी उन्हें देख सकता है, पहचान सकता है। तो ये ना नियोक्ता पर एक तरह की जिम्मेदारी डालता है कि वो पहले से सोचे, सक्रिय रहे। ये नहीं कि कुछ हो जाए तब देखें। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत व्यापक नियम है और जानबूझकर इसे ऐसा रखा गया है। ये समझिए कि ओशा के पूरे नजरिए की नींव है ये। अच्छा, तो ये सामान्य कर्तव्य खंड एक तरह से वो बुनियादी सिद्धांत हो गया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन हर काम की जगह तो अलग होती है, हाँ। उनके खतरे भी अलग अलग होते हैं। तो क्या ये एक नियम सब पर फिट बैठता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ओशा के जो विस्तृत नियम हैं वो सामने आते हैं। आपके नोट्स में सीएफआर का जिक्र है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। हाँ हाँ, देखा मैंने, भाग 1910 और 1926। जी, तो भाग 1910 है आम उद्योगों के लिए, जनरल इंडस्ट्री, और भाग 1926 है निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन। और ये बहुत बड़े, बहुत डिटेल दस्तावेज हैं। आप सोचिए, एक फैक्ट्री है जो 1910 के दायरे में आएगी, वहां मशीनों की सेफ्टी या केमिकल का खतरा हो सकता है, और एक कंस्ट्रक्शन साइट है 1926 वाली। हाँ, वो तो बिल्कुल अलग माहौल है। एकदम अलग। वहां गिरने का खतरा, स्कैफोल्डिंग की दिक्कतें, इस तरह की चीजें होंगी। इसीलिए ओशा ने अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए इतने बारीक, इतने स्पेसिफिक नियम बनाए हैं। मशीन गार्डिंग से लेकर खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल तक सब कुछ कवर होता है इनमें। अच्छा। और ये जो खास नियम है, इनमें सामान्य कर्तव्य खंड के मुकाबले व्याख्या की गुंजाइश कम होती है। ये ज्यादा सीधे होते हैं। समझ गई। तो पहले वो सामान्य सिद्धांत, फिर इंडस्ट्री के हिसाब से खास नियम, एक तरह की लेयरिंग हो गई। बिल्कुल, एक बहुस्तरीय व्यवस्था है ये। लेकिन आपके नोट्स में सिर्फ नियमों की बात नहीं है, उसमें सक्रिय सुरक्षा कार्यक्रमों का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? नियमों से आगे। हाँ, और यही बात और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ओशा सिर्फ नियम बनाकर या फाइन लगाकर नहीं रुकता, वो सक्रिय सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर, प्रोएक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम्स पर बहुत जोर देता है। अच्छा, कैसे? नोट्स में इसके मुख्य तत्व बताए गए हैं, है ना? जैसे मैनेजमेंट का नेतृत्व, लीडरशिप। मैनेजर सिर्फ काम ना दें, खुद सेफ्टी में इन्वॉल्व हों। हाँ, ये तो जरूरी है। फिर कर्मचारियों की भागीदारी, वर्कर्स की भी सुनी जाए, वो भी हिस्सा लें सेफ्टी मामलों में। सही बात है। और खतरों की पहचान और नियंत्रण, प्रॉब्लम होने से पहले उसे पकड़ना और ठीक करना। प्रोएक्टिव, फिर से हाँ, वही बात। जी। और सबसे जरूरी, ट्रेनिंग और शिक्षा, लगातार सीखते रहना, सिखाते रहना। तो ये सिर्फ नियमों की चेकलिस्ट नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम बनाने की बात है, एक कल्चर बनाने की। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। सिर्फ रूल बुक दे देना काफी नहीं है, उसे अमल में लाने के लिए एक पूरा ढांचा चाहिए। ये शायद उस सुरक्षा संस्कृति या सेफ्टी कल्चर वाली बात से जुड़ता है जिसका जिक्र नोट्स में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उसी आइडिया से जुड़ता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुरक्षा संस्कृति, पर असल में ये दिखता कैसे है किसी कंपनी में? देखिए, एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति का मतलब है कि कंपनी में हर लेवल पर, मैनेजमेंट से लेकर बिल्कुल नए कर्मचारी तक, सुरक्षा को एक बेसिक वैल्यू माना जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा। ये तब होता है जब कोई गलती या कोई खतरनाक स्थिति बताता है तो उसे डांट नहीं पड़ती, बल्कि उसकी बात सुनी जाती है, उसे ठीक किया जाता है। जब रेगुलर सेफ्टी ऑडिट होते हैं, जब मैनेजमेंट जरूरत पड़ने पर प्रोडक्शन की स्पीड कम करके भी सेफ्टी को चुनता है। ये बड़ी बात है। और जब हर कर्मचारी खुद को भी जिम्मेदार महसूस करता है एक सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए। ये सोच में बदलाव लाने वाली बात है। सिर्फ फाइन से बचने के लिए नियम मानो से आगे बढ़कर, हाँ, सुरक्षित तरीके से काम करो क्योंकि ये सही तरीका है और सबकी भलाई इसी में है, तक पहुंचना। ये संस्कृति बनाना तो शायद नियम लागू करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर ये कहीं ज्यादा असरदार होता है लंबे समय में। तो अगर हम इन नोट्स से जो बात निकल रही है उसे समेटें, तो ओशा के लिए सुरक्षा क्या है? ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मिला जुला नजरिया है। इसमें वो बुनियादी कानूनी जिम्मेदारी है, जनरल ड्यूटी क्लॉज। हाँ। फिर इंडस्ट्री के हिसाब से डिटेल्ड मानक है, जैसे सीएफआर 1910, 1926। फिर उन मानकों को लागू करने के लिए सक्रिय मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है। बिल्कुल। और इस सब को सपोर्ट करने वाली एक गहरी सुरक्षा संस्कृति चाहिए। ये तो वाकई एक बहुत व्यापक, हॉलिस्टिक अप्रोच है। एकदम सही कहा आपने। ये एक पूरा इकोसिस्टम है सुरक्षा का।
और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार छोड़ते हैं जी। जो आपके नोट से ही जुड़ा है। हाँ जरूर। वो ओशा का सामान्य कर्तव्य खंड फिर से याद करें। वो क्या कहता है कि नियोक्ता उन खतरों से बचाएं जिनसे नुकसान होने की संभावना है। ये जो सक्रिय रवैया है कि नुकसान होने से पहले खतरों को